नामी मशहूर थी, मगर शादी की रात उसकी काली रंगत देखकर मुझे सख्त गुस्सा आया। मैंने उसे हाथ ना लगाया और चैलेंज किया कि तू हाफिज कुरान है तो उसके वास्ते अल्लाह से खूबसूरती मांग। मैं रात को घर से निकल गया, मगर फजर के वक्त घर चीखों से गूंजने लगा तो भागकर अंदर गया तो सामने। सुबह मैं जल्दी उठ गया था क्योंकि कल मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी से इंटरव्यू की कॉल आई थी। मैं बहुत खुश था और दुआएं कर रहा था कि इस कंपनी में मेरी जॉब लग जाए। अम्मी ने मेरा नाश्ता बनाया और मेरे सामने लाकर रख दिया था। वो कहने लगी, यासिर, अब तुम जवान हो गए हो, लेकिन मैंने तुम्हारे मुंह से शादी का जिक्र नहीं सुना। मुझे बताओ तुम्हारा क्या इरादा है। अम्मी की बात सुनकर मैं तो खुशगवार हैरत का शिकार हो गया था। मैं बोला, अम्मी, शादी की ख्वाहिश तो मुझे भी है, मगर मैं चाहता था कि पहले जॉब तलाश कर लूं, कुछ कमाने लग जाऊं, तब आपसे शादी के मुतालिक बात करूं। तो अम्मी कहने लगी, तुम इस चीज की फिक्र मत करो। जिस तरह आज तक मैं तुम्हारा पेट पालती रही हूं, तुम्हारी बीवी का भी पाल लूंगी। तुम आराम से अपनी जॉब तलाश करते रहना। बताओ, तुम्हें कोई लड़की पसंद है? मैं जल्दी से बोला, जी अम्मी, मुझे जमीला बहुत पसंद है। मैं उससे शादी करना चाहता हूं। जमीला मेरे पप्पू की बेटी थी और वो हमारे खानदान में सबसे ज्यादा प्यारी लड़की थी। मेरी बात सुनकर अम्मी थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई थी। उनके चेहरे के तासुरात अच्छे नहीं थे। मैं घबरा गया और बोला, अम्मी, क्या बात है? आपने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने जमीला से शादी करने की बात की है तो आपने चुप साध ली। अम्मी कहने लगी, बेटा, मैं जमीला को अपनी बहू नहीं बना सकती। ये बात सुनकर तो मैं हैरान रह गया था। मैं बोला, क्यों अम्मी, ऐसी भी क्या बात है? जमीला में क्या बुराई है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो हमारे खानदान की लड़की है, मेरी सगी फुप्पो की बेटी है, हमारी आंखों के सामने ही पली बड़ी है। तो फिर आप क्यों नहीं चाहती कि वो आपकी बहू बने? अम्मी के चेहरे पर अफसुर्दगी सी छा गई थी। वो कहने लगी, बेटा, वालिदैन के हर फैसले के पीछे कोई ना कोई वजह छुपी होती है। मैं किसी मजबूरी के तहत तुम्हें ये तो नहीं बता सकती कि मैं जमीला को अपनी बहू क्यों नहीं बना सकती, लेकिन मैं तुम्हें अपना फैसला सुना रही हूं। तुम मुझे किसी और लड़की का नाम बता दो, मैं उस रिश्ते पर फौरी तौर पर रजामंद हो जाऊंगी। मैंने नफी में सर हिला दिया और बोला, नहीं अम्मी, पहले आप मुझे बताएं कि आप जमीला को अपनी बहू बनाना क्यों नहीं चाहती। तब अम्मी ने मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया था। वो कहने लगी, यासिर, हर चीज का एक वक्त मुकर्रर होता है। जब वक्त आ जाएगा तो मैं तुम्हें सारी बात बता दूंगी, लेकिन तब तक तुम मेरा मान रखो। तुम मेरे बेटे हो तो मेरी बात सुनो। मैं जमीला को अपनी बहू नहीं बना सकती। मैं खामोश हो गया था, मेरा चेहरा उतर गया था। तो अम्मी ने मेरे सर पर हाथ फेरा और कहने लगी, यासिर, मैं तुम्हारे लिए जमीला से भी ज्यादा खूबसूरत लड़की ढूंढ कर लाऊंगी। ऐसी लड़की जिसको देखकर तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, लेकिन तब तक के लिए तुम जमीला को भूल जाओ। मैंने सर हिला दिया और सोचा कि मुझे अम्मी की बात मान लेनी चाहिए। मेरी वो माँ जिसने आज तक मेरी कोई ख्वाहिश नहीं टाली, अगर वो जमीला से शादी करने से मना कर रही हैं तो यकीनन इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह होगी। और फिर जब अम्मी ने कह दिया है कि वो मेरे लिए जमीला से भी प्यारी लड़की ढूंढ कर लाएंगी, तो मुझे परेशानी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जब वो एक बात कह देती थी तो वो पूरी करके ही रहती थी। मुझे नहीं याद पड़ता कि बचपन में उन्होंने मेरे साथ किसी चीज का वादा किया हो और वो पूरा ना किया हो। खैर, मैं अम्मी से दुआ लेकर इंटरव्यू के लिए घर से निकल गया था। मैंने दिल में सोचा कि अब तो अम्मी मेरे लिए कोई प्यारी सी लड़की ढूंढने में लग जाएंगी। मैंने उनके दिन रात की मसरूफियत का इंतजाम कर दिया था। अम्मी अब महीना डेढ़ महीना लगाकर मेरे लिए लड़की ढूंढने वाली थी। फिर वो मुझे उस लड़की की तस्वीर दिखाएंगी। यह भी तो नहीं पता ना कि मुझे वो लड़की अच्छी लगती भी है या नहीं। फिर अम्मी दूसरी लड़की ढूंढने में लग जाती। मेरे ख्याल में तो इस सारे अमल में साल डेढ़ साल लग ही जाना था। तब तक मुझे अपने लिए जॉब तलाश करना थी। मैं इंटरव्यू देकर ऑफिस के वेटिंग एरिया में बैठा था। इंटरव्यू का रिजल्ट जल्द ही अनाउंस होने वाला था। मुझे पता चला कि किसी दूसरे लड़के को मुलाजमत मिल चुकी है, यानी मैं आज भी रिजेक्ट हो गया हूं। मेरा दिल बड़ी बुरी तरह से दुख गया था। मैं खामोशी से उठकर ऑफिस से बाहर निकल गया और यूं ही गली कूचों में चहलकदमी करता रहा। न जाने मेरे साथ ही ऐसा हमेशा क्यों होता था। अब तक मैं कमोबेश 25 इंटरव्यूज दे चुका था, मगर मुझे कभी भी मुलाजमत नहीं मिली थी। मैं बड़ा मायूस हो गया था। मैं मुलाजमत महज पैसे की खातिर नहीं करना चाहता था, बल्कि मैंने सोच रखा था कि मैं अपनी अम्मी को दुनिया जहां की खुशियां दूंगा। मैं उनका हर अरमान पूरा करना चाहता था, मगर मुझे मुलाजमत मिलती ही न थी। मैं घर भी शाम 8 बजे गया। अम्मी ने मुझसे कहा कि खाना खा लो, तो मैंने कहा मैं बाहर से खा कर आया हूं, जबकि ये झूठ था। मैंने कुछ भी नहीं खाया था। मेरा तो कुछ खाने को दिल ही नहीं कर रहा था। मैं बिस्तर पर लेट गया।
यही परेशानी, यही बातें सोचते सोचते मेरी आंख लग गई थी। वैसे तो मैं रात देर से ही सोता था और मोबाइल इस्तेमाल करता रहता था, मगर आज मेरा सोशल मीडिया में भी दिल नहीं लग रहा था, तो मैं वक्त से पहले ही सो गया था। अभी मुझे सोए हुए कुछ ही देर गुजरी होगी कि मुझे किसी ने झंझोड़ कर उठा डाला था। मैं जल्दी से उठ बैठा। मेरे सामने अम्मी बैठी हुई थी। वो कहने लगी, यासर जल्दी जल्दी उठ जाओ, तुम्हें मुबारक हो। अम्मी की बात सुनकर तो मैं हैरान रह गया कि ये इस वक्त मुझे मुबारकबाद क्यों दे रही हैं। न मैंने कोई इम्तहान दे रखा था जो रात के 12 बजे मेरा रिजल्ट आ गया हो और अम्मी को पता चला हो कि मैं पास हो गया हूं तो वो मुझे मुबारकबाद देने आ गई, और न ही मेरा कोई बर्थडे था जो रात के इस पहर अम्मी उठाकर मुझे विश करने आई थी। मैं अभी भी गहरी नींद में था, इसीलिए कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। मैं अम्मी से बोला, अम्मी क्या हुआ है, आप मुझे किस चीज़ की मुबारकबाद दे रही हैं? तो अम्मी कहने लगी, आज तुम्हारी शादी है, जल्दी से उठो। तुम्हारी अलमारी में मैंने जो सफ़ेद जोड़ा इस्त्री करके रखा है उसको पहन लो, तुम्हारा निकाह होने वाला है। मैं अब थोड़ा सा होश में आया था। मैं बोला, अम्मी आप ये कैसी बातें करी, रात के इस पहर मेरा निकाह, आपको क्या हो गया है? लगता है आपने कोई ख्वाब देखा है। अम्मी ने मेरे सर पर चपत लगाई थी। कहने लगी, मैंने कोई ख्वाब नहीं देखा, बल्कि मैंने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी है। मैंने तुम्हारे लिए बेहतरीन लड़की ढूंढी है। अब जल्दी से उठो, अपने कपड़े पहन लो और शादी की तैयारी करो। मैं बोला, अम्मी सुबह भी तो होना है ना, सुबह कर लेंगे ये काम, इस वक्त क्या हो गया है, आप इतनी जल्दी क्यों कर रही हैं? तो अम्मी कहने लगी, कहीं ऐसा ना हो कि तुम हीरे जैसी लड़की को गंवा दो। मैंने तुम्हारे लिए जो लड़की ढूंढी है वो 5 वक्त की नमाजी है, बहुत पर्दादार है, शरीफ है। तुम्हें और क्या चाहिए? तुम सवालात जवाबात में वक्त ज़ाया मत करो, ये ना हो कि तुम हाथ मलते रह जाओ और कोई और उसको अपनी बीवी बना ले। अम्मी की बातें सुनकर तो मैं हैरान हो रहा था कि अचानक से उनको हो क्या गया है। मैं बोला, अम्मी लड़की है, कोई कपड़ों पर लगी सेल तो नहीं है जो पहले आए पहले पाए की बुनियाद पर कोई लड़की को ले जाएगा। अगर आपने उसको मेरे लिए पसंद कर लिया है तो सुबह देखेंगे शादी करनी है या नहीं। अम्मी तो अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। वो कहने लगी, मैंने तुम्हें हुक्म दिया है कि अभी उठो और तैयार हो जाओ। मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही नेक और बाकिरदार लड़की ढूंढी है। अब मैं चिढ़ गया था। मैं बोला, अम्मी जो बाकिरदार लड़कियां होती हैं उनसे शादियां यूं रात के अंधेरे में छुप कर नहीं की जाती, दिन में एलानिया तौर पर की जाती हैं। अम्मी ने गुस्से से मुझे घूरा था। वो कहने लगी, तुम ज्यादा बातें मत बनाओ, मैंने तुमसे साफ कह दिया है कि अगर तुमने शादी के लिए हामी ना भरी तो आज के बाद मुझे अपनी मां मत कहना। मैं अम्मी के प्रेशर में आ गया था। एक तो नींद भी मेरे सर पर सवार थी, तो मुझे पता नहीं चला कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। अम्मी ने मुझे जो हिदायत दी मैंने उस पर अमल किया। अम्मी ने कहा कि उठकर नहाकर वो सफेद जोड़ा पहन लो। मैंने उनकी बात मानी, नहाया और सफेद लिबास पहनकर बाहर सहन में आकर बैठ गया था। अम्मी ने पहले से ही मौलवी साहब का इंतजाम कर रखा था। मौलवी ने मेरा निकाह पढ़ाना शुरू कर दिया था और तब मुझे पता चला कि मेरी शादी सफिया नामी लड़की के साथ हुई है। निकाह पढ़ा दिया गया था और मैं सोचों में गुम बैठा था कि मेरे साथ हुआ क्या है। अम्मी ने सफिया का हाथ पकड़ा और उसे मेरे कमरे में ले जाकर बिठा दिया था, जबकि मैं बाहर सहन में ही बैठा रहा था। मोहल्ले के जो 4 गवाह अम्मी ने निकाह के लिए इकट्ठे किए थे वो भी चुपचाप रुखसत हो गए थे, जबकि मैं तो अपनी जगह से टस से मस भी ना हुआ था। अम्मी मेरे पास आकर बैठ गई। वो कहने लगी, मैंने तुम्हारे लिए जो लड़की पसंद की है उसको सदा इज्जत से रखना, उसका ख्याल रखना। वो लड़की अब तुम्हारी बीवी है। 4 गवाहों के सामने तुमने उसे कबूल किया है। मैंने इस बात में सर हिला दिया तो अम्मी कहने लगी, उठो जाओ, अपने कमरे में चले जाओ, बीवी को ज्यादा इंतजार कराना मुनासिब नहीं है। अम्मी इतना कहकर अपने कमरे में चली गई थी, जबकि मैं तो अभी तक चारपाई पर ही बैठा हुआ था। अब आहिस्ता आहिस्ता मेरा दिमाग बेदार होने लगा था। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं था, 25 साल का मर्द था। अब मुझे हैरत हो रही थी कि मैंने न जाने किन जज्बात में आके ये शादी कर ली थी। अम्मी ने मुझसे कहा कि शादी कर लो तो मैंने कर ली। ये मेरी पूरी जिंदगी का सवाल था। ये कोई ऐसी बात तो ना थी कि अम्मी ने कहा कि दुकान से दही ला दो तो मैंने दही ला दी। मैंने तो अपने साथ बड़ा जुल्म कर लिया था। मैंने अपना सर दोनों हाथों में गिरा लिया था। मुझे बड़ी परेशानी हो रही थी कि न जाने अम्मी ने मेरी शादी किस किस्म की लड़की से करवा दी है। मैं तो चाहता था कि जिस लड़की से भी मेरी शादी हो, मैं महीना 2 महीना कबल उसके साथ फोन पर बात करूं, वो मुझे समझे, मैं उसको समझने की कोशिश करूं, तभी तो हमारा अच्छा गुजर बसर होना था। लेकिन अब तो मेरे साथ ये घटना घट चुकी थी। अब मैं सोच रहा था कि न जाने ये लड़की मेरी उम्मीदों पर पूरा उतरेगी भी या नहीं। इसके हसीन होने पर तो मुझे कोई शुबा नहीं था, क्योंकि अम्मी ने कहा था कि वो मेरे लिए प्यारी लड़की ढूंढेंगी तो फिर वो यकीनी तौर पर किसी प्यारी लड़की को ही लेकर आई होंगी।
मैं बड़ी देर तक कुछ सोचता रहा था। फिर सोचा कि उठकर अब अपने कमरे में चले जाना चाहिए। जो लड़की मेरे निकाह में आई है वो मेरे कमरे में बैठी न जाने मेरे बारे में क्या क्या सोच रही होगी। मैं उठकर कमरे में चला गया तो हर सू अंधेरा फैला हुआ था। मैं हैरान हुआ और कमरे की लाइट जलाने के लिए इधर उधर हाथ मारने लगा तो अचानक से मेरी बीवी की आवाज आई थी। वो कहने लगी, प्लीज रुकिए। मैं हैरान हुआ और बोला, क्या हुआ? तो वो कहने लगी, खुदारा आज की शब ये लाइट मत ऑन कीजिएगा। मैं बोला, क्यों? ऐसी भी क्या बात है कि तुम मुझे लाइट ऑन करने से मना कर रही हो? तो वो कहने लगी, हम दोनों के साथ आज बहुत कुछ अजीब हुआ है। ना आपको पता था कि आपकी शादी है और ना ही मुझे पता था कि मेरी शादी हो जाएगी। हम दोनों एक दूसरे की हयात में दाखिल हो चुके हैं। ना आप मुझे जानते हैं और ना ही मैं आपको जानती हूँ। मैं शादी की पहली ही रात नहीं चाहती कि आप मेरा चेहरा देख लें। आपको नहीं लगता कि हम दोनों को भी एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहिए? मुझे उस लड़की की बात बहुत अच्छी लगी थी। मेरे अंदर सुकून उतर गया था। यानी ये कोई टिपिकल सी घरेलू लड़की नहीं थी। इसको भी पता था कि एहसासात, जज्बात और मर्जी भी कोई चीज होती है। मैंने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी बात अच्छी लगी, मगर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम दोनों लाइट ऑन करके आमने सामने बैठकर बातें करें। तो वो लड़की कहने लगी, मुझे अभी आपके साथ झिझक महसूस होती है, मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगी। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं। मैं अंधेरे में ही जगह टटोलता हुआ जाकर सोफे पर बैठ चुका था, जबकि वो मेरे बेड पर विराजमान थी। मैंने कहा, नाम का तो मुझे इल्म हो गया है कि तुम सफिया हो, मेरे बारे में क्या जानती हो? तो उसकी हंसी मेरे कानों में गूंजी थी। उसकी आवाज बहुत खूबसूरत थी, जिससे साफ पता चलता था कि वो खुद भी बहुत प्यारी थी। वो कहने लगी, मैं तो बस इतना जानती हूं कि आप आंटी रुखसाना के इकलौते बेटे हैं। आंटी रुखसाना आज से चंद बरस कबल बेवा हो गई थी। आपका और उनका गुजारा आपके अब्बू की तुर्की में छोड़ी हुई दुकान के किराए से हो रहा है। आपका नाम यासिर है और आप एक खूबसूरत लड़के हैं। उसकी बातें सुनकर मैं मुस्कुरा दिया था। मैंने कहा, ठीक है, तुम्हारा मेरा तारुफ हो चुका है, लेकिन तुम अभी भी मुझे अच्छी तरह से नहीं जानती। वो लड़की कहने लगी, जी, जभी तो मैं वक्त मांग रही हूं। फिर वो कहने लगी, आप मेरे बारे में क्या जानते हैं? तो उसकी बात सुनकर मुझे बड़ी हंसी आई थी। मैं बोला, आज जब मैं जॉब के इंटरव्यू के लिए गया था तो नाकाम हो गया। दिल पर बोझ था तो आकर जल्दी सो गया। आधी रात को अम्मी ने झिंझोड़ कर उठा डाला और कहा कि तुम्हारी शादी है। मैं शादी के लिए सफेद सूट पहनकर बाहर आकर बैठ गया। मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाया तो ये पता चला कि सफिया नामी लड़की मेरी बीवी बनी है। इसके अलावा मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता। सफिया की परेशान सी आवाज मुझे सुनाई दी थी। वो कहने लगी, यासिर, हम दोनों का गुजारा किस तरह से होगा? मैं हैरान हुआ और बोला, क्यों? तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? तो वो कहने लगी, हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ हम दोनों की पहचान भी हो जाएगी। हम एक दूसरे की आदत से भी वाकिफ हो जाएंगे, और अगर आपकी आदत मुझसे मुख्तलिफ हुई तो क्या होगा? मैं बोला, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कभी भी दो इंसान एक जैसे नहीं होते, कोई ना कोई चीज तो मुख्तलिफ होती ही है। आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई मियाँ बीवी हूबहू एक जैसे हों। अब जब निकाह हो गया है तो हमें गुजर बसर करना पड़ेगा। बस यही है कि जो चीज तुम्हें मुझ में बुरी लगे तुम उस पर सब्र करना, और जो मुझे तुम में बुरा लगेगा मैं उस पर सब्र कर लूंगा। तो सफिया कहने लगी, ठीक है, मुझे आपकी बात सुनकर बड़ा सुकून हुआ है। फिर वो कहने लगी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं सो जाऊं, मैं चंद रातों से सो नहीं सकी। मैंने कहा, ठीक है, तुम सो जाओ, मैं सोफे पर ही लेट जाऊंगा। तो वो कहने लगी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इतना कहकर उसकी जानिब से खामोशी छा गई थी, जबकि मैं सोफे पर बैठा सोच रहा था कि ये सफिया ने क्या कहा कि वो कई रातों से सो नहीं सकी। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? जाहिर है अम्मी ही जानती होंगी, क्योंकि ये सब उनकी मर्जी से हुआ है। ये भी अच्छा था कि वो लड़की खुद ही मुझसे अभी दूरी चाहती थी। मैं भी इतनी जल्दी शादीशुदा जिंदगी का आगाज करने का तसव्वुर नहीं कर सकता था। मुझे पहले जहनी हम-आहंगी चाहिए थी। मैं सो तो ना सका था, मगर इतना इल्म हो चुका था कि मेरी बीवी रात भर सोती रही थी। सुबह जब मैं कमरे से निकला तो अम्मी सहन में बैठी हुई थी। वो बड़ी परेशान लग रही थी। मैं बोला, क्या हुआ अम्मी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? तो अम्मी कहने लगी, बेटा मैं बस इसी वजह से परेशान थी कि न जाने तुम्हें सफिया कैसी लगी होगी। तो मैं खामोश रहा था। अम्मी कहने लगी, मुझे बताओ, तुम्हें सफिया अच्छी लगी है ना? मैंने इस बात में सर हिला दिया और बोला कि अभी तक तो अच्छी लगी है। मेरी बात सुनकर अम्मी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। उन्होंने मुझे गले लगा लिया और कहने लगी, या अल्लाह तेरा शुक्र है
कि मेरे बेटे को अपनी बीवी अच्छी लगी है। मैं बोला, अम्मी आपको ये लड़की कहाँ से मिली है? कौन है ये कहाँ से आई है? आपने मेरे साथ इसका निकाह क्यों कर दिया? अम्मी कहने लगी, हर बात अपने मुनासिब वक्त पर ही खोली जाती है। मैं भी तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, लेकिन अभी कुछ रोज इंतजार करो। मैं खफा हो गया और बोला, क्या हो गया अम्मी? आप हर बार मुझे टाल देती हैं। न जमीला के रिश्ते से इनकार की वजह बताई और ना ही सफिया को कबूल करने का राज बताया। ठीक है, अगर आपकी यही मर्जी है तो मैं भी आपसे कुछ नहीं पूछूंगा। मैं अम्मी के साथ गुफ्तगू करके वापस कमरे में गया तो मेरी बीवी भी जाग चुकी थी और अब उसने मुझसे बाकायदा तौर पर पर्दा किया हुआ था। ये देखकर तो मेरी हंसी ही छूट गई थी। मैंने कहा, सफिया, मैं जानता हूं तुम एक पर्देदार लड़की हो और सारी जिंदगी लोगों से छुपती रही हो, लेकिन तुम्हें मुझसे छुपने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम दोनों का निकाह हुआ है और अब तुम मेरी बीवी हो, इसीलिए मुझसे पर्दा करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। तो सफिया कहने लगी, जी मैं जानती हूं, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप मुझे 1 हफ्ते का वक्त दें। फिर उसके बाद जब हम एक दूसरे को थोड़ा बहुत जानने लगेंगे तो मैं अपना सुहाग वाला जोड़ा पहनकर आपके लिए तैयार होकर बैठूंगी। फिर आप मेरा घूंघट उठाकर मेरा चेहरा देख लीजिएगा। मुझे उसकी ये बात बहुत अच्छी लगी थी। एक बात तो मैं जान गया था कि मेरी और सफिया की जहनी हम-आहंगी है। मुझे जैसे लोग पसंद थे वो भी वैसी ही थी। हम दोनों कमरे से बाहर आए तो अम्मी सफिया को देखकर हैरान रह गई थी। वो कहने लगी, बहू, ये क्या हुआ है? तुमने चेहरा क्यों छुपा रखा है? मैंने तुम्हें कोई पहली बार तो नहीं देखना ना? तो सफिया कहने लगी, अभी मैंने अपने शौहर को चेहरा नहीं दिखाया। अभी हम एक दूसरे को समझने के लिए वक्त देना चाहते हैं। अंडरस्टैंडिंग के बाद ही मैं यासिर को अपना चेहरा दिखाऊंगी। ये बात सुनकर मेरी अम्मी के चेहरे पर उदासी छा गई थी। वो कहने लगी, ठीक है बेटा, जैसे तुम दोनों को मुनासिब लगे। मैं उन मर्दों में से नहीं हूं जिन्हें हर चीज में जल्दी होती है। मेरे वजूद में अल्लाह ने बड़ा ठहराव डाला हुआ है। मैं हर चीज को आहिस्ता आहिस्ता करने का आदी हूं। मैं हर लम्हे को जीना चाहता हूं। मुझे इल्म है कि इन 7 दिनों में जब मेरी बीवी मुझसे छुपती छुपाती रहेगी तो मुझे बहुत मजा आने वाला था। जब मेरी बीवी कमरे में तन्हा होती थी, मैं जानबूझकर अचानक से दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल हो जाता था। तब सफिया मुझसे मुंह छुपाने के लिए जो जतन करती थी, उन्हें देखकर मैं बहुत महजूज होता था। ऐसा लगता था जैसे मेरी जिंदगी एक फेरी टेल बन गई है। हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। सफिया के कह कहे मेरे पूरे घर में गूंजते थे। आज शाम से ही बहुत बादल आए हुए थे। ठंडी हवाएं चल रही थी। बारिश का 100% इम्कान था। मैं अपनी बालकनी में खड़ा था और अपनी शादी के दिनों का हिसाब लगा रहा था। आज पूरे 7 दिन हो गए थे मेरे निकाह को। तो सफिया अपना चेहरा छुपाए बैठी थी। मैं उसके पास जाकर बैठ गया और बोला, सफिया, आज हमारी शादी को पूरे 7 दिन हो गए हैं और तुमने मुझसे 1 हफ्ते की मोहलत मांगी हुई थी। आज का मौसम भी बड़ा सुहाना है, तो मैं चाहता हूं कि अपनी शादीशुदा जिंदगी की इब्तिदा करूं और तुम्हारा चेहरा देखूं। तुमने मुझसे कहा था कि तुम दुल्हन की तरह मेरे लिए सजोगी। अब बताओ, तुम सजोगी ना मेरे लिए? तो सफिया ने कहा, जी मैं आपके लिए जरूर सजूंगी, लेकिन मेरी एक बात का जवाब दें। अगर मैं आपको अच्छी ना लगी तो आप क्या करेंगे? मैं हंस दिया था और बोला, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम मुझे अच्छी ना लगो। मैंने तुम्हारे साथ ये जो 1 हफ्ता गुजारा है, इसमें मैं तुम्हारा गर्विदा हो चुका हूं। मुझे तुम बहुत पसंद आई हो। बस अब तुम्हारा चेहरा देखना रह गया है, तो आज ये रस्म भी अदा हो जाएगी। इतना कहकर मैं कमरे से बाहर निकल गया था। अम्मी खाने की मेज पर सफिया का इंतजार कर रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि अभी वो नहीं आएगी। वो मेरे लिए दुल्हन बनकर तैयार हो रही है। आज वो मुझे अपना चेहरा दिखा देगी। मेरी बात सुनकर मेरी अम्मी बड़ी परेशान हो गई थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, यासिर, एक बात याद रखना कि शक्लें और सूरतें अल्लाह की जात बनाती है। हम इंसान हैं। अगर अल्लाह ने तुम्हें खूबसूरत बनाया है तो इसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं है। अल्लाह हर इंसान को बेहतरीन सूरत पर खल्क करता है। ये हम ही इंसान हैं जिन्होंने खूबसूरती के मयार बना लिए हैं कि फलां नाक प्यारी है तो मोटी नाक बद्दी है, सफेद रंग हुस्न की अलामत है तो स्याह रंग बदसूरती की। ये सब हमारे जहनों की खुराफात हैं। हकीकत में ऐसा नहीं है। अल्लाह ने हर इंसान को खूबसूरत बनाया है। अगर तुम्हें अपनी बीवी अच्छी ना भी लगे तो भी ये सोच लेना कि उसमें और भी बहुत सी ऐसी आदत होंगी जो तुम्हें अच्छी लगती होंगी। ऐसा ही है ना? मैं अम्मी की बातें सुनकर परेशान हो गया था। अब तो मेरा दिल बैठने लगा था। मुझे महसूस हुआ कि यकीनी तौर पर दाल में कुछ काला है। मैं तो न जाने किस दुनिया में खोया हुआ था जो इतनी चीजें नोटिस ही न कर सका था। सबसे पहली बात तो ये कि अम्मी ने रात के अंधेरे में मेरी शादी की थी। ये बात बड़ी अजीब थी। और फिर जब मैं अपने कमरे में गया तो मेरी बीवी ने मुझे अपना चेहरा दिखाने से इनकार कर दिया था।
ये भी एक हैरान कुन बात थी। फिर वो मुझसे छुपती छुपाती रही, और आज जब मैंने उसे कहा कि तुम मुझे अपना चेहरा दिखाओ तो वो डर गई और कहा कि अगर मैं आपको अच्छी ना लगी तो क्या होगा। अब वही बात मुझे मेरी अम्मी भी समझा रही थी। कुछ अनहोनी होने का ख्याल मेरे जहन में आया था कि कहीं ऐसा तो नहीं था कि मेरी अम्मी मेरे लिए कोई बदसूरत लड़की पसंद कर लाई थी। मैं बोला, अम्मी, अगर आपने मेरे साथ धोखा किया हुआ है या जमीला के बदले में मुझे कोई बदसूरत लड़की थमा दी है तो मैं आपको उम्र भर माफ नहीं करूंगा। इतना कहकर मैं उठकर खड़ा हो गया था। मुझे बेइंतहा गुस्सा आया हुआ था। अम्मी मुझे समझाने की कोशिश कर रही थी, मगर मेरा दिल चाहता था कि मैं सब कुछ तहस नहस कर दूं। मगर फिर भी मैंने हालात को जरा वक्त दिया और सोचा कि हो सकता है कि जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा ना हो, मेरी बीवी सच में प्यारी हो। मैं उठकर अपने कमरे में चला गया था। सफिया घूंघट ओढ़े बेड पर बैठी हुई थी। मेरे हाथ गुस्से से कपकपा रहे थे। मुझे नहीं पता था कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। न जाने मेरे साथ धोखा हुआ था या मुझे कोई अच्छी खबर मिलना थी। मैं बेड पर जाकर बैठ गया था। मैं एक आखिरी बार अपने दिल की तसल्ली करना चाहता था। मैं बोला, सफिया, तुम मुझे बताओ, क्या तुम मुझे अच्छी लगोगी या नहीं? तुम मेरे बारे में इतना तो जान ही चुकी हो। मेरी पसंद और नापसंद से वाकिफ हो गई हो तुम। बताओ मुझे, क्या तुम मेरी पसंद पर पूरा उतरती हो या नहीं? तब आंसुओं में रूंधी हुई आवाज मेरे कानों में गूंजी थी। वो कहने लगी, होने को तो कुछ भी हो सकता है। मुझे नहीं इल्म कि आप मुझे देख लेने के बाद कैसा तासुर देंगे। उसकी बात सुनकर मैंने एक झटके से उसका घूंघट उतारकर परे फेंक दिया था, और फिर वही हुआ जिसका डर था। मेरे सामने एक बदसूरत लड़की बैठी हुई थी जो निहायत सियाह थी, जिसके चेहरे पर सिर्फ आंखें और दांत ही चमक रहे थे। मेरा दिल बैठ गया था। मैं बोला, सफिया, ये सब क्या है? वो रोने लगी और बोली, ये मेरी हकीकत है। मैंने नफी में सर हिलाया था और बोला, नहीं, ये तुम्हारी हकीकत नहीं है। मैं जानता हूं कि तुमने मेरे साथ मजाक किया है। बताओ, ये मजाक है ना? तुमने अपने चेहरे पर कुछ सियाह रंग का लगाया है ना? उसने नफी में सर हिलाया और बोली, नहीं, मैं ऐसी ही हूं। मैं हमेशा ऐसी ही थी। मैंने आपके साथ कोई मजाक नहीं किया। तो मैं गुस्से से उठकर खड़ा हो गया था। मैं बोला, तो फिर क्या किस्मत ने मेरे साथ मजाक किया है? मैं कमरे की चीजें उलट पलटने लगा था। मेरा दिमाग गुस्से से घूम गया था। मैंने ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी सारी चीजें उठा उठाकर पटकना शुरू कर दी थी। फिर मैं सफिया के सामने आकर खड़ा हो गया था और बोला, हाँ, मेरी अम्मी क्या कह रही थी कि तुम तो बहुत नेक, पर्देदार और परहेजगार हो। तो फिर तुमने अल्लाह से अपनी खूबसूरती क्यों ना मांगी? तुम्हें पता था कि मुझे तुम जैसी लड़कियां पसंद नहीं है, तो फिर मेरे साथ एक हफ्ते तक ड्रामाबाजी क्यों की? सफिया रो रही थी। मेरे सामने उसने दोनों हाथ जोड़ रखे थे। वो बड़ी घबराई हुई थी। कहने लगी, मैंने कोई ड्रामा नहीं किया। मैंने आपके साथ 7 दिन सिर्फ इसलिए मांगे थे ताकि हम दोनों के दरमियान जहनी हम आहंगी बन सके। मैंने सोचा, हो सकता है कि आप उन इंसानों में से हों जिनको सिर्फ जहनी खूबसूरती ही भाती हो, ज़ाहिरी खूबसूरती उनके लिए मायने ना रखती हो। मैंने कहा कि पहली रात ही चेहरा दिखा दूंगी तो शायद आप मुझसे बदजन हो जाएं। एक दूसरे को समझ लेने के बाद शायद आपको मेरे स्याह रंग से फर्क ना पड़े। मैं चीख पड़ा और बोला, फर्क पड़ता है। मुझे स्याह रंगत से फर्क पड़ता है। मैं हुस्न परस्त हूं। मुझे शुरू से ही हसीन चेहरे भाते हैं। मुझे काली रंगत से नफरत है। मुझे तुमसे भी नफरत है। वो लड़की रोने लगी थी और बोली, अब आप मेरे साथ क्या करेंगे? तो मैं बोला, तुम्हारे पास सिर्फ आज की रात का वक्त है। तुम तो बड़ी परहेजगार बनती हो ना, बड़ी नमाजी बनती हो, तो फिर अल्लाह से अपने लिए खूबसूरती मांगो ना। कल जब मैं घर वापस आऊं तो मुझे तुम्हारा ये स्याह चेहरा नहीं देखना। अगर तुम खूबसूरत लड़की में तब्दील हो गई तो ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। इतना कहकर मैं अपने कमरे से बाहर निकल गया था। सामने मेरे कमरे के दरवाजे में ही मेरी डरी सहमी सी मां खड़ी थी। उसने अपने दोनों हाथ मेरे सामने जोड़ दिए और बोली, बेटा, खुदारा मेरी बात सुन लो। मैंने तुम्हारे साथ किसी किस्म का धोखा नहीं किया। हर चीज मसलहत के तहत की जाती है। मैंने जो भी किया है उसके पीछे भी मसलियत छुपी हुई थी। तुम मेरे बेटे हो। मैंने कहा, अम्मी, आप खामोश रहें। आपने मेरे साथ जो करना था वो कर दिया। आपने मुझसे जमीला जैसी हूर लेकर लंगूर थमा दी है। क्या बुराई थी जमीला में जो आपने मुझसे वो लड़की ले ली और मुझे ये काली कलूटी लड़की दे दी? तो अम्मी कहने लगी, आज मैं तुम्हें हकीकत बता ही देती हूँ कि मैंने जमीला की शादी तुमसे क्यों न की। है तो वो तुम्हारी फुप्पो की बेटी, हमारे घर की पली बड़ी है, मगर मुझे ये बताओ कि वो तुम्हें अच्छी क्यों लगती है? तो मैं बोला, अम्मी, क्योंकि वो प्यारी है, मुझे इसीलिए अच्छी लगती है। तो अम्मी कहने लगी, उस जैसी और भी बहुत सी प्यारी लड़कियां हमारे खानदान में मौजूद हैं।
मगर तुमने यह खानदान के किसी दूसरे लड़के ने उनका जिक्र क्यों नहीं किया? तुम सब जमीला पर ही क्यों मरे जाते हो? मैं खामोश रहा था तो अम्मी कहने लगी, मैं तुम्हें बताती हूं कि क्या हकीकत है। ये जो जमीला है ना, इसको अपने पीछे लड़के लगाने का हुनर आता है। मैं जानती हूं वो लड़कों को फांसने के लिए क्या क्या जतन करती है। वो तुम्हें जहां देखती है मुस्कुरा कर देखती है और फिर तुम्हारे इर्द गिर्द तितलियों की तरह मंडलाती है। और सिर्फ तुम्हारे साथ ही ऐसा नहीं करती, वो हर किसी के साथ ऐसे करती है। वो हर लड़के को अपना दीवाना बनाने के लिए पहले उनको भरपूर तवज्जो देती है। जब लड़के उसके दाम में फंस जाते हैं तो फिर वो उनसे दूरी बना लेती है। ये सब जमीला के हथियार हैं। उसको लड़के अपने पीछे लगाने का शौक है। उसको अच्छा लगता है जब लड़के उसके हुस्न की तारीफ करते हैं, उसके लिए मरे जाते हैं तो वो खुशी महसूस करती है। वो तुम में से किसी के साथ भी मुखलिस नहीं है। मैंने तुम्हें ये बातें पहले इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो इस घर की बच्ची है। वो मेरे लिए काबिल एहतराम है। मैं उसकी इज्जत तुम्हारे सामने उछालना नहीं चाहती थी, मगर जब तुम जिद कर रहे हो तो जान लो वो बाकिरदार नहीं है। फकत मैंने इसलिए उसकी शादी तुमसे नहीं की। तुम मेरे इकलौते बेटे हो। मैं तुम्हारी शादी किसी ऐसी लड़की के साथ नहीं करना चाहती थी। मैं तुम्हारी शादी किसी ऐसी लड़की के साथ नहीं करना चाहती थी कि जिसके तुम उम्र भर पहरे ही देते रहते। मैं गुर्रा कर बोला, यह भी आपकी अजीब मंतक है। इतना कहकर मैं घर से बाहर निकल गया था। शदीद बारिश में भी सड़कों पर आवारागर्दी करता रहा था। उसके बाद मैं अपने दोस्त फजील के घर चला गया था क्योंकि वो अपनी बैठक में रात देर तक दोस्तों के साथ बैठा रहता था। मैं उसके घर गया तो वो बड़ा हैरान हुआ था। कहने लगा, तू इस टाइम इधर क्या कर रहा है? तुम्हारी तो अभी नई नई शादी हुई है। हम तो सारी उम्र तुम्हारे साथ ही हैं। मैं खामोश रहा और बोला, मेरे साथ इस मौजू पर बात मत करो, मेरा दिमाग घूमा हुआ है। मेरे दोस्त तो बड़े शरारती किस्म के थे। एक कहने लगा, लगता है भाभी से लड़कर आया है। तो दूसरा मुस्कुरा कर बोला, नहीं, जितना इसको सांस चढ़ा है लगता है भाभी से मार खा के आया है। वो यही बातें करते रहे थे जबकि मैं बैठक में पड़े बेड पर जाकर लेट गया था। मैंने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया तो मेरे दोस्त फिर से वीडियो गेम खेलने में मसरूफ हो चुके थे। जबकि मेरी आंखों से आंसू निकलते जा रहे थे, मेरा दिल घबरा रहा था। मेरी वालिदा ने मेरे साथ ये क्या किया था? उन्होंने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया था। मैंने उनसे क्या मांगा और उन्होंने मुझे क्या ला कर दिया? मुझे इस बात पर 100% यकीन है कि अब अम्मी मुझे अपनी कस्में देकर कहेंगी कि इस बच्ची को तलाक ना देना। मगर मैंने भी सोच लिया था कि मैं अब उसको अपनी बीवी बनाकर नहीं रखूंगा। मुझे सफिया अच्छी नहीं लगी तो मैं अपनी सारी उम्र उसके साथ जाया नहीं करूंगा। यूं ही पूरी रात बीत गई थी। फजर की अजानें हर सू गूंजने लगी थी। तब मुझे अम्मी की आवाज सुनाई दी थी। वो कहने लगी, यासिर, यासिर उठो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैंने अपनी आंखों पर से हाथ उठाया था। मैंने सोचा कि अम्मी इस वक्त यहां कैसे आ गई हैं। मैं जल्दी से बैठ गया। मेरी अम्मी मेरे सामने मौजूद नहीं थी। मेरे दोस्त हैरान हुए। वो कहने लगे, क्या बात है? तो मैं बोला, मुझे मेरी अम्मी की आवाज सुनाई दी है। तुमने अम्मी को देखा कहीं? तो मेरे दोस्त कहने लगे, नहीं, हमने तो आंटी को नहीं देखा और ना ही आंटी यहां आई हैं। तुम्हें यूं ही कोई वहम हुआ होगा। मैं उठकर खड़ा हो गया और बोला, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी अम्मी को मेरी जरूरत है। मैं घर जाना चाहता हूं। तो मेरे दोस्तों ने मुझे जाने दिया। मेरा दिल बड़ी तेजी से धड़क रहा था। पता ही नहीं था कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं अपनी बाइक पर बैठकर घर के जानिब रवाना हो गया था। जब मैं घर के दरवाजे पर पहुंचा तो ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही थी कि मेरे घर के इर्द गिर्द बहुत से लोग जमा थे और एक एम्बुलेंस भी खड़ी थी। मेरे तो हाथों पैरों से दम ही निकल गया था। मेरी आंखों के सामने अम्मी का चेहरा घूमने लगा था। खुदा ना खास्ता उनको तो कुछ नहीं हो गया। मैं भीड़ को अपने दोनों हाथों से चीर कर आगे बढ़ता चला था। मैं भागकर घर के अंदर दाखिल हुआ था। मैं अपनी अम्मी को पुकार रहा था। जब देखा कि अम्मी तो मेरे रूबरू खड़ी थी तो मेरी सांस में सांस आई थी। मैं बोला, ये क्या हुआ है? हमारे घर एम्बुलेंस क्यों आई है? तो अम्मी कहने लगी, तुम्हारी बीवी की तबीयत खराब हो गई है। ये बात सुनकर मुझे मजीद गुस्सा आ गया था। मैं बोला, अच्छा, तो ये ड्रामेबाजी हो रही है। तब अम्मी ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था। वो कहने लगी, बकवास बंद करो तुम नहीं जानते कि तुम्हारी वजह से क्या हुआ है। जब मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ तो ये देखकर हैरान रह गया कि मेरी बीवी ने हाथ में छुरी पकड़ी हुई थी। उसने अपना चेहरा खून से रंगा हुआ था। मैं चीख पड़ा था और बोला, अम्मी ये क्या है? तो अम्मी कहने लगी, तुमने अपनी बीवी से कहा था ना कि तुम्हें स्याह रंग नहीं पसंद, तो इसने अपनी चमड़ी उधेड़ने की कोशिश की है। ये बात सुनकर तो मैं कपकपा गया था। ये उसने कैसी हरकत की थी? ऐसे तो हैवान भी नहीं कर सकते।
मेरी बीवी अब बेहोश थी। उसको जल्दी से एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल ले जाया गया था। यह केस बड़ा अजीब था। लोग हैरान थे कि आखिर हुआ क्या है। मेरी बीवी को आईसीयू में ले जाया गया था, जबकि मैं बाहर हैरान सा खड़ा था। मेरे दिल में उस वक्त किसी किस्म का कोई जज्बा नहीं था। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हुआ क्या है। अम्मी भी मेरे सामने ही आकर खड़ी हो गई थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने साथ बेंच पर बिठा दिया था। अम्मी रो रही थी, तड़प रही थी। मैं बोला, मुझे लगता है कि इस लड़की के साथ आपका कोई बहुत करीबी रिश्ता है, जो उसकी वजह से आपकी ये हालत हो रही है। अम्मी ने सर्द सी आवाज में कहा, हाँ, मेरा उसका रिश्ता है, लेकिन उस रिश्ते से भी बड़ा रिश्ता इंसानियत का है। वो लड़की एक इंसान है। मेरा दिल उसकी तकलीफ पर दुखा है। मैं बोला, अम्मी आज तो मुझे बता दें कि आप उसको कहां से पकड़ कर ले आई थी, ये आपको कहां से मिली थी। अम्मी कहने लगी, तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूं, ये सफिया कोई और नहीं बल्कि मेरे भाई की बेटी है। मैं अम्मी की बात सुनकर हैरान हुआ था और बोला, मगर आपका तो कोई भाई ही नहीं है, आप तो फकत 2 बहनें ही हैं। तो अम्मी कहने लगी, हम दोनों बहनों से बड़ा मेरा एक बड़ा भाई मौजूद था, मगर उसने जवानी में एक गलत कदम उठाया था। उसने अपनी बचपन की मंगेतर को छोड़कर एक तवाइफ से शादी कर ली थी। अब्बू ने उसे घर से भी निकाल दिया और जायदाद से भी आग कर दिया था। कुछ बरस कबल तुम्हारे मामू ने मेरे साथ राब्ता किया था। वो बड़े परेशान थे। मैं भी तन्हा थी। मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका था, तो मुझे किसी सहारे की जरूरत थी। मैंने अपने भाई से मेलजोल बहाल कर लिया था, मगर उसने मुझे सख्ती से मना किया था कि तुम मेरे बारे में कभी किसी से बात न करना। बस इसी वजह से मैंने तुमसे अपने भाई के बारे में कोई बात नहीं की थी। भाई की बीवी फौत हो चुकी थी, जबकि उनकी एक ही बेटी थी, जो कि आज तुम्हारी बीवी है। भाई ने मुझे बताया था कि वो कैंसर जैसे मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं। वो बहुत परेशान थे, चाहते थे कि उनकी बेटी का कोई आसरा बन जाए। इसीलिए उन्होंने मुझसे राब्ता किया था कि अगर मैं अचानक से इंतकाल कर जाऊं तो मेरी बेटी को अपने पास रख लेना और उसकी शादी किसी अच्छे घर में करवा देना। मैंने भाई से वादा कर लिया था। भाई की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, और तुम जानते हो क्या, 1 महीना कबल ही उनका इंतकाल हुआ था। मैं भी उनके जनाजे में शिरकत करने के लिए गई थी। तब मैंने सफिया से कहा था कि चलो मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें अपने घर ले जाती हूं। तो उसने कहा, नहीं, मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। मेरे अब्बू ने तो उम्र भर आपके साथ राब्ता नहीं किया, और जब वफात पाने लगे तो आपसे राब्ता कर लिया ताकि मेरा बोझ आपके कंधों पर डाल दें। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, क्योंकि आप भी एक बेवा खातून हैं। मैं नहीं चाहती कि आप मेरी वजह से तंग हो। मैंने उससे कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। मगर वो ना मानी और अपनी एक पड़ोसन के घर रहने लगी। मगर 1 हफ्ता कबल आधी रात को मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो सामने सफिया खड़ी थी। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ है, तो वो रोती हुई मेरे गले लग गई। उसने मुझे बताया कि मैं जिस पड़ोसन के घर में रह रही थी, जिस आदमी को अपना अंकल और अपने बाप का दोस्त कह रही थी, वही उस पर गलत नजर रखे हुए था। जब वो सो रही थी तो उसके कमरे में दाखिल हुआ और कहने लगा कि कोई भी आजकल बगैर मतलब के किसी को अपने घर में नहीं रखता। मुझे भी तुमसे मतलब है। जब सफिया ने यह बात सुनी तो उसने उस आदमी को धक्का देकर खुद वहां से मेरे पास भाग आई थी। जब मैंने ये बात सुनी तो मैं बेतहाशा घबरा गई थी। सफिया जवान लड़की थी, तुम भी जवान हो, तुम मेरा खून हो। मैं जानती हूं तुम कभी गलत हरकत नहीं कर सकते, मगर मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी। मैं एक जवान लड़की को अपने घर में बगैर किसी रिश्ते के नहीं रखना चाहती थी। इसीलिए मैंने तुम्हारा निकाह उससे पढ़वा दिया, और फिर मैंने तुम्हें उसकी सूरत इसलिए नहीं दिखाई कि तुम कहीं शादी से इनकार ही ना कर दो। हर चीज के पीछे कोई ना कोई मसलहत छुपी होती है, और मैंने आज तक जो भी किया उसके पीछे यही वजह थी। मैं खामोश हो गया था, मेरा दिल बड़ा उदास था। तब डॉक्टर हमारे पास आई और कहने लगी, मरीजा ने अपने चेहरे की जिल्द को तबाह कर दिया है। अब ये पहले की तरह नॉर्मल नहीं हो सकेगी जब तक हम सर्जरी न कर दें। इसकी रांद की जिल्द उतार कर इसके चेहरे पर लगाना पड़ेगी। अम्मी ने कहा, हमारी बच्ची होश में है क्या? तो डॉक्टर ने कहा, हाँ, होश में आ गई है। अम्मी उससे मिलना चाहती थी। मैं और अम्मी सफिया के पास गए थे तो अम्मी ने डॉक्टर की बात उसे बताई तो वो कहने लगी, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरी रान का रंग भी स्याह है, मैं फिर से स्याह रंग अपने चेहरे पर नहीं लगाना चाहती। मैंने सारी जिंदगी अपनी स्याह रंग की वजह से बड़ी धुतकार सही है। अगर मुझे कुदरत एक मौका दे रही है तो मैं इसको जाया नहीं करूंगी।
उसने अपने चेहरे पर कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई थी। उसने अपने चेहरे पर सफेद जिल्द लगवाई थी। वो 2 हफ्ते तक अस्पताल में रहने के बाद जब सेहतियाब होकर घर आई तो उसके चेहरे का रंग दूध जैसा सफेद था। उसकी जानिब देखकर मेरे पूरे वजूद में कपकपी तारी हो चुकी थी। कोई माने या ना माने, मेरे घर में उस रात मुआवजा तो हुआ था। हाँ, मैं जानता हूं कि इस सब के पीछे सफिया का अपना ही हाथ है। उसने खुद को तब्दील किया है, मगर वो नहीं जानती थी कि उसका नतीजा ऐसा निकलेगा। मैंने उस रात सफिया को उसके नमाज और रोजे का ताना दिया था और कहा था कि दुआ करो मुआवजा हो जाए। उसके साथ मुआवजा हो गया था। अब वो मेरे घर में चलती फिरती है। उसके चेहरे की जानिब देखकर मैं खौफजदा हो जाता हूँ। उसके नैन नक्श तो पहले से ही प्यारे थे, मगर रंग स्याह था और अब वो सफेद रंग में बहुत प्यारी लगती है। मैं उसकी बहुत इज्जत करने लगा हूँ, उसका ख्याल रखता हूँ। एक दिन वो मुझसे कहने लगी, आप मेरा ख्याल फकत इसलिए रखते हैं ना क्योंकि मैं सफेद रंग की हो गई हूं। तो मैंने उसके सामने दोनों हाथ जोड़ दिए थे और बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया गलत किया। वो मुस्कुरा दी और कहने लगी, आपने मुझे अपना नाम दिया, अपना घर दिया, मेरे लिए यही बहुत है। वो नहीं जानती कि मैं उसकी इज्जत उसके सफेद रंग की वजह से नहीं करता, क्योंकि सिर्फ उसके चेहरे की रंगत बदली है। बाकी वजूद तो अब भी स्याह है, मगर मुझे अब इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। मैं उसकी इज्जत इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे यकीन हो गया है कि वो अल्लाह वाली है। उस रात जब मैं अपने दोस्तों के घर आराम से लेटा था तो मुझे अम्मी की आवाज सुनाई दी थी। क्या ये मुआवजा नहीं है? फिर उसके चेहरे की बदली हुई रंगत भी तो एक मुआवजा है। मेरा अब यकीन हो गया है कि अल्लाह आज के दौर में भी मुआवजे करता है। उसने हम इंसानों को यूं ही नहीं छोड़ रखा, वो हमारे हर अमल पर नजर रखे हुए है। मैं अब 5 वक्त का नमाजी हो गया हूं और उठते बैठते अल्लाह से माफी मांगता रहता हूं।